नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 555.56 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडेहाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कानपुर के जीएसवीएम में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की। घटना के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड आया को निलंबित कर दिया। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। इसके साथ ही प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संगम नगरी में माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने, रैन बसेरों के अलावा अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि नए साल से पहले प्रदेश के मुख्य मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि और मथुरा वृंदावन में भारी भीड़ के चलते किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचारों का रुख करते हैं विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 555.56 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडेहाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। जिसमें परियोजना की लंबाई 3.50 किलोमीटर है और ये गोरखपुर के सिटी डेवलपमेंट प्लान का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने घंटाघर में बन रहे बंधु सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग का भी जायजा लिया, जिसकी लागत करीब 28 करोड़ रुपए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंधु सिंह की मूर्ति के लिए भी जगह बनाई जाए और निर्माण में तेजी लाई जाए ताकि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत गलियारा लोगों के चेहरे की खुशी और चमक से उसकी सफलता का संकेत दे रहा है, जो अफवाहों का जवाब है। यहाँ के विकास की योजनाओं को देखने के लिए विरासत गलियारा के विकास की प्रगति को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो लोग पहले अफवाह फैलाते थे, आज वहाँ की प्रगति को देख करके, वहाँ के नागरिकों के चेहरे की चमक को देख करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान बनते हैं और कैसे किसी सिटी की किस्मत को बदला जा सकता है। यह एक मॉडल बनेगा और कार्य प्रगति पे वहां पर है। इन सभी का निरीक्षण मैंने किया है और मुझे प्रसन्नता है कि समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता ना किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर में 2 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास रैन बसेरे की व्यवस्था देखी और वहां ठहरे हुए लोगों से बातचीत की। साथ ही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी। रैन बसेरे में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का वितरण भी किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे के बाहर भी सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल और भोजन का वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सिटी के अंदर रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है।
यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। जिले की खबरों में बात करें बलरामपुर की, तो वो जनपद बलरामपुर में घने कोहरे और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने असहाय और गरीबों को कंबल वितरित करने के साथ रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। सभी रैन बसेरों में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। जनपद के 5 नगर निकायों में 6 रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। 199 स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचाव के लिए कुल 4760 कंबल क्रय किए गए हैं, जिनका वितरण तहसीलों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कुशीनगर से आए व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन पर सुविधा मिलने की जानकारी दी। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ अरुण सिंह ने लोगों को जागरूक करने का कार्य जारी बताया। वर्तमान में जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शासन के निर्देशन में, जिला अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में जिले में कुल 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं। तुलसीपुर रोड पर अम्बेडकर तिराहे के पास, बलरामपुर रोड बस स्टॉप के पास, जलकल परिसर तुलसीपुर में, गैसड़ी पचपेड़वा रोडवेज बस स्टॉप उतरौला में रैन बसेरा बनाया गया, जहां पर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जाकर के निःशुल्क ठहर सकता है। वहां पर रहने के लिए चारपाई, बिस्तर, गद्दा, रजाई, अलाव, पेयजल, शौचालय, प्रकाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिले में कंबल का वितरण कराया जा रहा है। अभी आज ही तुलसीपुर तहसील में माननीय विधायक जी ने कंबल का वितरण किया है। शीतलहर का प्रकोप अभी 3-4 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा ये पूर्वानुमान जारी किया गया है कि शीतलहर अभी अनवरत जारी रहेगा। इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, गर्म कपड़े पहनें, सर्द से बचने के लिए कान को ढक करके रखें, अलाव जलाएं और विशेष रूप से घर में अंगीठी या हीटर ब्लोअर जला करके दरवाज़ा बंद करके कतई न सोएं। रैन बसेरा की व्यवस्था मतलब की गई है, जिससे जो है मतलब रजाई, गद्दा, तकिया और उपलब्ध कराया गया है, प्लस हीटर की व्यवस्था भी कराई गई है। अच्छा जो है मतलब कोहरे के शीतलहर की वजह से जो है मतलब बाकी लोग जो है मतलब जैसे आते जाते हैं उनको उचित व्यवस्था मतलब प्रदान की जाती है। जो है मतलब बहुत तेज मतलब कोहरा मतलब पड़ रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी आता जाता है उनको मतलब उनको उपलब्ध व्यवस्था की जाती है। अलाव की व्यवस्था भी मतलब की गई है, जिससे मतलब और जो मतलब व्यक्तिगत जो आते जाते हैं रास्ते में उनको बुला के जो है मतलब उनको पूछा जाता है और उनको व्यवस्था किया जाता है। और अब खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने का गंभीर मामला सामने आया है। लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर, नर्स और वार्ड आया को निलंबित किया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें 3 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। क्या है पूरा मामला, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं जीएसवीएम कॉलेज में जिंदा मरीज को मृत घोषित किया गया है। ये मामला है कानपुर का। आपको बता दें, मृत के स्थान पर जीवित मरीज की पुलिस इंफॉर्मेशन भेजी गई थी। जीएसवीएम कानपुर की बात हम आपको बता रहे हैं। मामला मेडिकल वार्ड नंबर 12 बेड संख्या 43 का है। ये मामला है मेडिसिन वार्ड नंबर 12 बेड संख्या 43 का। इसके साथ ही मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख लिया है और संज्ञान के लिए बोला है। जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसवीएम में बड़ी चूक हो गई है।
जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हिमांशु मौर्य पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ सनी सोनकर और वार्ड आया रहनुमा निलंबित हो चुके हैं। ये मामला है कानपुर का। जीएसवीएम में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। घटना वाले दिन जो हमारे डॉक्टर थे जिनसे एक गलती हुई है, वो वहां पे बैठे हुए थे, तो दो बेड में, अगल बगल बेड में डेस्टिट्यूट मतलब उनका जो हमें पिकअप कर लिए, रास्ते में मिल गए या कहीं पुलिस हमारे पास छोड़ गई, जिनके रिश्तेदार ने कोई उनका नाम अता पता नहीं होता, तो 2 डेस्टिट्यूट पेशेंट जिनको सेम बीमारी थी, एक ही बीमारी के 2 पेशेंट थे, तो उनके फाइल वहां पे रखी हुई थी। तो उतने में एक की डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ हुई तो उन्होंने उतने में जो डॉक्टर साहब फाइल बनाते हैं उनके पास कॉल आती है, सामने एचडीयू है, वहाँ एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, आप तुरंत पहुंचिए। तो हड़बड़ाहट में उन्होंने उसकी जो पीआई होती है, एक डेस्टिट्यूट की फाइल जो अगल बगल है दूसरे में भर दी उन्होंने पीआई, और इसको न नर्स के द्वारा चेक किया, न वार्ड आया के द्वारा चेक किया गया, जो कि एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। कुछ भी हो, वर्कलोड कितना भी, भले ही वो 16 घंटे से काम कर रहे थे, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, लेकिन लापरवाही है। इसको हम बहुत सख्त से हमने इसको टैकल किया। 3 लोग को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को और एक वार्ड आया जो थी, जो वार्ड बॉय का काम देख रही थी, तीनों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि 3 स्तर से गलतियां हुई हैं। और एक जांच कमेटी गठित की है, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर ऋचा गिरी उसकी हेड है, अध्यक्षा है। उसके बाद में डॉक्टर आर.के. सिंह जो SIC हैं, और डॉक्टर CMS डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जो मेडिसिन के ही हैं, और 48 घंटे दिए हैं इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। उसके बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी। बात करें बदायूं की, तो बदायूं में आयोजित ABVP के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने SIR सर्वे में चुनाव आयोग का सहयोग करने की अपील भी की, ताकि पारदर्शी मतदाता सूची बनाई जा सके। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नव निर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की, और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं SIR का कार्यक्रम चल रहा है, हम SIR के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। और इसी के साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाबू मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है और सपा अपराध की राजनीति का प्रतीक बन गई है। केशव मौर्य ने भाजपा की सरकार को कानून का राज स्थापित करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी चुनाव में बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी, और गांव की जो सड़क है उसको मुल्की राज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ बीतने के बाद अब आगामी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया है।
जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने क्या तैयारियां की हैं उसे भी जानते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। मेला क्षेत्र में आवागमन के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस तैनात रहेंगे। आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। बिजली विभाग ने माघ मेले में QR कोड आधारित 24/7 कंट्रोल रूम बनाए हैं। मेला क्षेत्र में 15,000 स्ट्रीट लाइटें और सोलर हाइब्रिड लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर फिर एक बार धूनी रमाने की तैयारी हो रही है। बीते साल का माघ महीना कुंभ मेले के नाम पर था, तो इस बार माघ मेले के नाम पर है। माघ मेले में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, महीनों तक संगम की रेती में धूनी रमाते हैं। ज्ञान की गंगा बहती है, शपथ ली जाती है इस बात की कि जीवन को जीने के लिए किस तरह से धर्म का उपयोग किया जाए। शास्त्रार्थ होते हैं और इन सब कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कड़ाके की सर्दी और धुंध में तो एक बार फिर मकर संक्रांति के अवसर से यह धूनी यहाँ पर सजेगी। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। घाटों के निर्माण किए जा रहे हैं, पीपे के पुलों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ में माघ मेला क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल की गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा प्रदूषण रहित गोल्फ कोर्ट वाहनों का विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिससे अब मेला क्षेत्र में आवागमन और दर्शन पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल हो सकेगा। इस सुविधा के तहत 20 इलेक्ट्रिक वाहन मेले में पहुंच चुके हैं। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की संख्या को और बढ़ाया भी जाएगा। प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सेवा मेला क्षेत्र में आने वाले वृद्ध श्रद्धालुओं और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। हमारा प्रयास है कि हर श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के दर्शन और आवागमन की सुविधा मिले। इस बार जो है गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और इनका रूट निर्धारित कर दिया जाएगा। ये बहुत छोटे से पेमेंट पे उपलब्ध होंगी मेले क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने के लिए। कुछ लोगों को और कोई भी जिसको चलने फिरने में दिक्कत है या अन्य भी कोई अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है, सबके लिए अवेलेबल रहेगी और ये श्रद्धालुओं की सुविधा के प्रति एक सार्थक कदम है। सबसे पहले मैं खड़गपुर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा हमारे कंपनी की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन लोगों या श्रद्धालुओं तक पहुँचे। देखिए, हम जो कंसेप्ट लेके आए इसका नाम गोल्फ कार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल्फ कार्ट सर्विसेज में क्या होता है मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। हम गोल्फ कार्ट सर्विसेज में श्रद्धालुओं को 2 जगह हम यहाँ से प्रविधान करने वाले हैं। इसको हम बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वाटी, राइट, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्राविधान हमें दिया है गवर्नमेंट ने और ये सर्विसेज में हम श्रद्धालुओं को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे और हमारे तरफ से उनको इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक सहयोग रहेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से ये नई सुविधा उपलब्ध की जा रही है गोल्फ कार्ट गाड़ियों की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रहती है। तो इसमें आपको 2 वेरिएंट आने वाले, 11 सीटर, एक मिलने वाली आपको 16 सीटर, जो यात्रियों के लिए जैसे तीर्थ स्थान रहेंगे अपने बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट और नाग वासुकी जैसी जगह, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा और वहाँ से यहाँ कालीमार्ग रोड तक, यहाँ पे एग्जिट गेट तक उनको छोड़ा भी जाएगा। तो ऐसी सुविधा जैसे जो वृद्ध लोग रहते हैं या फिर जिनको ट्रैवलिंग करने में ये तकलीफ होती है, उनके लिए एकदम उत्तम सुविधा का नियोजन किया गया है प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से। नहीं, इसका ये पेड रहेगा ये वाला। आज जैसे आज 4:30 बजे इनॉग्रेशन है बाय कमिश्नर मैडम एंड फिर जैसे ही ये होगा फिर एक डिस्कशन होगा कि रेट कितना रखा जाएगा।
और जैसी रेट का डिस्क्लोज होगा वैसे हम आपको पर्सनली हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जिले की खबर में बात करेंगे मेरठ की, लेकिन उसके पहले एक ब्रेक। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका स्वागत है। बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम क्षेत्र की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा। भाजपा ही है जहां एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां कुरेदना है। उन्होंने कहा सपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी के दलों में किसी को अध्यक्ष बनने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां केवल परिवार का ही वर्चस्व है। भाजपा में लोकतंत्र जीवित है। देखिए, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ, मुझे पूरे प्रदेश का भ्रमण करना है। ये सही है कि मैंने पश्चिम से उसको स्टार्ट किया है, उसी के तहत मैं मेरठ आया था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना स्नेह प्यार दिखाया है उससे मुझे बहुत ही पसंद था। विपक्ष उत्तर प्रदेश में है भी क्या? अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जाति आधारित पार्टियों का पतन हुआ है, वहां की जनता ने उनको निपटाया है। मतलब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है, क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव खत्म होता है, बिहार का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली के एक नेता विदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता केवल ट्विटर से काम करते हैं। जनता के कसौटी पर धरातल पर नहीं जाते हैं। जनता के बीच में जाए तो पता चलेगा कि जमीन कहां पर है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और आजमगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। महोत्सव में राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। महोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर अंजुम रहबर, डॉक्टर सुनील जोगी, शंभू शिखर, नीलोत्पल मृणाल, इंडियन आइडल फेम के जतिन निगम और कार्यक्रम के अंतिम दिन अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और डिम्पल सिंह ने समा बांधकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को गहराई से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए, भोजपुरी अकादमी बनाने के लिए घोषणा किया है और जिस तरीके से भोजपुरी समाज को जोड़ने के लिए हर जिले में जो महोत्सव करने का निर्णय लिया है कि जिले में तमाम ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भोजपुरी गाने के क्षेत्र में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, वहाँ पे उन्हीं सारी चीजों को दिखाने का, बताने का अवसर भी यहाँ पर है। यहाँ की ब्लैक पॉटरी, यहाँ की मुबारकपुर की साड़ियाँ, यहाँ के अन्य प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रभावी हैं, लोगों को बहुत मन भाते हैं। यहाँ का हरिहरपुर संगीत घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। उसी कला संस्कृति और यहाँ की जो विशेषता है उसको उजागर करने के लिए, यहाँ के आम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ के जो लोकल छोटे कलाकार हैं उनको नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, और यहाँ के लोगों को जो एसएचजी है, अन्य ऑडियो भी हैं, जो विभागीय योजनाएं हैं, उनके बेहतर प्रचार प्रसार के लिए, उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन। बता दें कि दुबई में 7वीं रोल मॉडल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में आगरा की बेटी प्राची पचौरी के शानदार प्रदर्शन से भारत ने विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। भारतीय महिला रोल मॉडल
रोल बॉल टीम ने खिताबी मुकाबले में केन्या को 3-2 से हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार आगरा पहुंचने पर प्राची पचौरी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। द प्लेयर ऑफ रोल बॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से प्राची पचौरी के आगमन पर स्वागत के लिए शहर में रोड शो भी निकाला गया, जहां जगह जगह पर प्राची का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान खुली जीप पर सवार होकर प्राची पचौरी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। चैंपियन प्राची पचौरी रोल बॉल वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही थी। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय कोच सुमित पराशर और अपनी मां साधना और पिता दिग्विजय चौधरी को दिया है। केन्या लास्ट 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियन है, सो डेफिनेटली उनसे जब भी मुकाबला होता है वो काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड होता है और उन्हें और भारत पिछले 8 सालों से उन्हें नहीं हरा पाया था। तो इस साल 3-2 के स्कोर से हमने केन्या को हराया। काफ़ी खुशी का माहौल है, मेरा काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ है और सभी काफ़ी खुश हैं। अभी अक्टूबर में सीनियर नेशनल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमने राजस्थान जो 3 साल की विनर थी उसको हराया था, जहां भी प्राची ने एक द वॉल की तरह काम किया था और एक भी गोल ना खाते हुए फाइनल मैच में 3-0 से हमने राजस्थान को हराया और हम वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट थे। वहीं से प्राची का सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए हुआ जो दुबई में आयोजित होने वाला 7वां वर्ल्ड कप था और जो 14 से 18 दिसंबर को दुबई में आयोजित हुआ। वहाँ पे प्राची ने पहला मैच इंडिया 25-0 से जीती थी। उसके बाद सेमीफाइनल में जो प्राची है उसने बहुत अच्छी कीपिंग का नज़ारा दिया और इंडिया को और ईरान के अगेंस्ट हम लोगों ने 3-0 की ईरान को शिकस्त दी। उसके बाद हम लोग फाइनल में केन्या से हमारा मैच हुआ। केन्या के अगेंस्ट बहुत टफ मैच हुआ, स्टार्टिंग में 1-1 हुआ। उसके बाद प्राची ने बहुत अच्छे सेव किए जिस वजह से आज भारत स्वर्ण पदक दुबई में वर्ल्ड कप में लेकर आया है। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Case